चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो जो भी यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए थैंक यू कहूँगा। और आज जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब के पार्टनर बन गया, मोनेटाइज हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू ऑल। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो आज संडे स्पेशल में जो हम रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पूरा कॉम्बिनेशन किया है कि मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया जाए, मतलब आपको हर प्रकार की नॉलेज देने की कोशिश की गई है। हर प्रकार के, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग पब्लिशर बुक के माध्यम से क्वेश्चंस को सर्च किया गया है और उसके बाद टाइप किया है, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर कौन कौन से हैं, और जो इसका जो पीडीएफ है आंसर सीट वाला कि किसका आंसर क्या है, वो मैं इस यूट्यूब के वीडियो को जब अपलोड करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ में अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए बिना समय गए पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू उत्तराखंड। ठीक है, नंदप्रयाग में नंदप्रयाग एक जगह है, उसमें नंदाकिनी किस नदी में मिलती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंदाकिनी जो नदी है वो किस पे मिलती है? ठीक है, उसका पहला ऑप्शन है मंदाकिनी, दूसरा ऑप्शन है भागीरथी, तीसरा ऑप्शन है भिलंगना, चौथा ऑप्शन है अलकनंदा। तो कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा? नंदप्रयाग में नंदाकिनी कौन सी नदी से मिलती है? एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। जो नंदप्रयाग में जो नंदाकिनी मिलती है वो अलकनंदा से मिलती है। आप सभी को पता है अलकनंदा, नंदाकिनी सब चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। जब बद्रीनाथ से वहां से अलकनंदा आती है तो वहां से जोशीमठ होते हुए वहां पे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, जितने भी कर्णप्रयाग, सब में जो बड़ी नदी है वो अलकनंदा है, तो उसमें छोटी छोटी नदियां मिलती है। तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा पे मिलती है। जब कर्णप्रयाग से हम जोशीमठ और बद्रीनाथ को जाएंगे तब बीच में मिलेगा नंदाकिनी। ठीक है, जो नंदप्रयाग है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, हर समय समय पे अलग अलग ऑपरेशन चलाए जाते हैं देश में, कोई न किसी उसके लिए, उत्पादन के लिए। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, फ्लड, सिंचाई, जो इरिगेशन है, खाद्यान्न है हमारा, ठीक है, और दुग्ध उत्पादन या वितरण। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, दुग्ध उत्पादन या वितरण। जो दूध का वो क्या है ऑपरेशन फ्लड का, उसका संबंध है दुग्ध उत्पादन और वितरण से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों का, पहले का भी डी, दूसरे का भी डी ऑप्शन, तो अलग अलग आपको देखना है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि बाढ़ को फ्लड वो कहते हैं, तो कई लोग हो सकता है बाढ़ नियंत्रण भी कह सकते हैं, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं करना थोड़ा सा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना जो केंद्र सरकार वो करती है तो 5-5 साल की होती है। ठीक है, आप लोगों को लास्ट उसमें बताया भी था कि पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जो 17 से 22 तक, पहली स्टार्टिंग से लेके। तो ये जो कौन सी, उन 13 में से कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 ही साल चली? ठीक है, व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे क्या रीजन था, क्या हुआ, क्यों चली 5 साल, वो अभी मैं बताऊंगा। पहले ये बताइए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी? तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं? डेफिनेटली वेरी गुड आंसर बाय ऑल द स्टूडेंट्स, 5वीं। ठीक है, 1974 to 79 होना था इसको, बट 78 में ही वो कर दिया था, क्योंकि सरकारें आती जाती रही, थोड़ा सा वो रहा, तो अलग अलग सरकारों ने उसको नहीं माना। ठीक है, तो फिर 78 से 88 अलग किया, या 79 to 89। तो यहाँ पर इसके सरकारों के आने जाने की वजह से, ठीक है, प्रॉपर सरकार न होने के, गवर्नमेंट क्यों नहीं होने के कारण ये जो 5वीं वाली थी वो केवल 4 साल ही चली केवल, बाकी सब पंचवर्षीय योजना चल रही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, बीजिंग एंड टोक्यो। टोक्यो, डेफिनेटली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी टोक्यो शहर में रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी वहां पर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है। चीन, आपको बीजिंग यहाँ पर बता रखा है, चीन की राजधानी है। न्यूयॉर्क आपको पता है अमेरिका का एक शहर है, और नई दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भले ही जापान पॉपुलेशन उसमें कहीं पे
टॉप 3 पे नहीं आता है, बट जो शहर है उसका जापान का वो सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। जो इंपोर्टेंट डेज होते हैं, आजकल बहुत सारे डेज रहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 24 मार्च, 24 मई, 24 जनवरी और 8 अगस्त। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? यस, एनीवन? गर्ल्स? यस, टेल। बालिका दिवस, दिस इज द ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। इसका 24 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इसका भी रीजन है, ठीक है। इसका रीजन है 24 जनवरी 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, इसीलिए वहां पे जो 24 जनवरी को है, इसलिए क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन देश की पहली प्रधानमंत्री, जो महिला प्रधानमंत्री, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, वो क्या हुई थी? प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। देखिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, हर क्वेश्चन के साथ जो 4 से 5 क्वेश्चन होगा, उसके साथ अगल बगल वाले बता रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान हो अपना उसको सही करने में, उसके साथ जो दूसरी चीज है उसको नोट कर सकते हो, ठीक है, उसको ध्यान दे सकते हो। हाँ, तो ये इंपोर्टेंट है, क्यों मनाया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या पता ऐसा पूछा था कि बालिका दिवस किस उसके ऊपर मनाया था। वहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, ये कार्यकाल स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए 24 जनवरी 1966 1966 से, तो कई क्वेश्चन इसमें एक साथ बनते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर। दिस इज रिलेटेड टू रीजनिंग। यहाँ पे दिया है 94 प्लस 16 इज इक्वल टू 42। 94 प्लस 16 इज इक्वल टू 42। किसने बनाया है? हाथ खड़ा करो। 89 देखो 10% प्लस 23 इज इक्वल टू 78। एंड फाइंड करना है हमें 63 प्लस 45 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। दो चीजें दी गई हैं यहाँ पे, तीसरी फाइंड करनी है। दिस इज रिलेटेड टू रीजनिंग। जो हमारा रीजनिंग है, 94 प्लस 16 को ऐसा क्या कर रहे हैं कि 42 आ जाए। देखिए अगर यहाँ पे तो ठीक है, दो चीजें दी गई, 94 प्लस 16। अब देखिए 94 प्लस 16 करेंगे 42 तो आएगा नहीं। इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी है, चाहे इसको माइनस करें, उसके बाद 2 से भागा देके इसको 42 लाना है हमें। और सेम प्रोसेस, जो मेथड हम 94 प्लस 16 को 42 निकाल के करेंगे, इसमें भी वही अप्लाई होना चाहिए और इसमें भी वही अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 से भाग देकर 42 निकाल जाए, यहाँ से 3 से निकाल जाए, इसको स्क्वायर करके घटा दिया 3 से, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें क्या है कि इसको हम वो करें 42 आ जाए। एनीवन? किसने बनाने की कोशिश की? क्या आंसर आया? 38। वेरी गुड। तो 38 देखते हैं कैसे हुआ। इसमें क्या किया है राहुल? अच्छा, इनको क्या किया है? जो पहली जो संख्या 94 दे रखी है, इसमें 2 डिजिट है। आप देखिए, एक 9 है, एक 4 है, ठीक है। तो हम इन्होंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 2 डिजिट है, इनको भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6। तो 36 प्लस 6 इज इक्वल टू 42। सेम मेथड करेंगे, यहां पर अलग नहीं करेंगे कि यहां गुणा कर रखा है और प्लस कर रखा है, तो यहां भी वही करेंगे। तो 8 9 जा 72 एंड 2 3 जा 6, 72 प्लस 6 78। ओके, सो ये हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए आप 6 3 जा 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 38। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं तो दोबारा बताते हैं। समझ में आ गया? तो रीजनिंग में आपको तो यहाँ पर ये देखिए प्लस या भागा दे रखा, सब्ट्रैक्ट का माइनस चिन्ह दे रखा, कुछ भी दे रखा, उसको ध्यान मत दीजिए। आपको इन
जो डिजिट दे रखे हैं, जो दिया है, उसको ऐसा क्या तोड़ मरोड़ करें, क्यूब करें, स्क्वायर करें, डिवाइड करें, भागा दें, स्क्वायर को आधा करें, जो भी करना है आपको 42 लाना है, जो दिया है उसको लाना है आपको। तो सेम फिर अप्लाई करेंगे, जो लास्ट को फाइंड करना है आपको। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक ग्रिड दिया हुआ है, आपका टेबल बनाया रखा है, उसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। एक टेबल है आपका, उसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, पहले डिजिट है 4 3 5 5 12 13 8 ब्लैंक एंड 17 क्वेश्चन मार्क। तो आपका जहां पर पूरा टेबल में सब डिजिट हुआ है, एक में बीच में खाली है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा उसको आपको फाइंड करना है। मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, ये फाइंड द मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको हर संडे को बताते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, या तो आप हॉरिजेंटली लीजिए या वर्टिकल लीजिए, कैसे न कैसे फाइंड होगा। या तो 4 3 को ऐसा क्या करे कि 5 आ जाए, या 4 5 को ऐसा क्या करे कि 8 आ जाए। वो डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन बनाया गया। पहले आपको दोनों तरीके से देख लेना है, या तो आपको वो करना है या ऐसे करना है कि 4 5 को क्या करें 8 हो जाए, वही 13 12 को क्या करेंगे भी जो मिसिंग नंबर 5 13 को ऐसा। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है। कई बच्चों ने बनाने की कोशिश की, किसका क्या आंसर आया? यस एग्जैक्टली 15 इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। बट हाउ, कैसे आया वो देख लेते हैं। क्या किया बेटा? हाँ 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 ओके हाँ 13 25 169 तो 141 हाँ हाँ इट्स ओके वेरी गुड। हाँ चलिए देखते हैं। देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छे मेथड से उन्होंने बनाया। इन्होंने क्या किया, देखिए ऐसा कुछ करके नहीं हो रहा। 4 और 5 को क्या करें, जैसे 5 4 9 8 हो गया, ठीक है, ये तो ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ के 9 कर रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, यहाँ पर ठीक हो गया। अब इसमें भी 13 में से क्या किया, पहले जोड़ा, 13 5 18 माइनस 1 17, बस 12 और 3 15, 15 में से 1 घटाएंगे 14 होना चाहिए। 14 कोई ऑप्शन है नहीं है, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। अगर ऑप्शन होता हो सकता था ऐसा मे बी, क्योंकि देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, हो सकता है। बट 14 इज नो एनी ऑप्शन इन जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि बीच वाला फाइंड करना है हमें। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25। ठीक है, अब हमें लाना है 3। ठीक है, अब 16 और क्या कहते हैं 25 में से 16 घटा देंगे, कितना आएगा 9। कितना आएगा 9। तो जो 3 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3 इसलिए दिया गया है, ये हमने चेक किया। ठीक है, सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 169 क्योंकि हमने यहाँ पर 25 में से 16 घटाया था, तो 169 में से भी 25 घटाएंगे, 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आएगा। 144 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 12 दे रखा है। तो सेम ऐसा करना है कि 8 और 17 को अगर है वहां पर ऐसी डिजिट वो उसका स्क्वायर हो जाए। 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, अब 289 इसमें से क्या कराना है, फिर माइनस करना है। 289 में से 64 माइनस करो 225। अब 225 किसका स्क्वायर होता है, डेफिनेटली 15 का। तो यहां पर क्या आएगा 15। थोड़ा मुश्किल है बेटे, थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा सा क्या है ये दिमाग, अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे तो जो अदर जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आसानी से बना लेंगे हम लोग। ये दिमाग थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए है? सॉरी, बिल्कुल, हाँ बताइए, अच्छी बात है। 4 प्लस हाँ -2, ओके, हाँ हाँ, अच्छा -4, 15
15 8 15 8 23, 23 में से -6। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल राइट, गुड, तो पहले वाला क्या था, थोड़ा लंबा है मतलब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हमने क्या उसके अकॉर्डिंग 4 4 और 3 को क्या किया, 7 किया, -2 किया। देखिए परंतु वो एक सीक्वेंस में हो रहा है, या तो 2 3 4, 2 4 6, या ऐसा नहीं हो रहा कि 2 5 9, ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल सीक्वेंस चल रहा है, -2 -4 -6। वेरी गुड, ये मेथड, दो मेथड पे यहाँ पे काम हो चुका है। ठीक है, तो 12 5 17, 17 में से 4 घटाएंगे 13, 15 8 23, 23 में से 6 घटाएंगे 17। तो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। यही तो रीजनिंग है, कोई भी किसी भी मेथड से कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो ट्यूशन वाले पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ वही एकदम फुल एंड फाइनल है, ऐसा नहीं होता है, कोई भी हो सकता है। अलग अलग मेथड होते हैं हर टीचर का, या हर जो भी पढ़ाने वाले ट्यूटोरियल है या टीचर्स हैं उनका अलग अलग मेथड है, वो किस मेथड से आपको ले जाना चाहते हैं। ठीक है, यस और नो। अब हल्द्वानी जाना है, कोई वाया सेरा घाट होते हुए जा सकता है, कोई ताकुला होते हुए जा सकता है, कोई गिरिचिना होते हुए, कोई बाइक से जा सकता है, कोई गाड़ी से जा सकता है, बट पहुंचना अल्टीमेटली डेस्टिनेशन क्या है, हल्द्वानी है, तो हल्द्वानी पहुंचना है। तो सेम यहाँ पर भी है कि आपको कोई भी मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसको आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो टोटल है वो 45 आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम वो करेंगे, जो दो संख्याएं हैं उनको माइनस करेंगे तो अंतर कितना आना चाहिए, 4। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, तो 135, 240, 106, 200। डेफिनेटली वेरी इजी आंसर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, दो संख्याएं हैं उनको टोटल करने के लिए 9 5 45, ये आपको गुणनफल कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 45 है, 9 पंचे 45, और अंतर कितना है, 9 - 5 = 4। ये दिया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, दोनों का गुणनफल 45 है और अंतर 4 है, 9 में से 5 गया। अब कह रहे हैं कि संख्याओं के वर्गों का योगफल, जो संख्याएं हैं उनके वर्ग, 9 का वर्ग और 5 का वर्ग का योगफल 9 9 81 प्लस 5 25, टोटल कितना होगा, 106। बस ये पूछा है और कुछ नहीं कह रखा है इसमें। दो संख्याएं दे रखी है, उनका गुणा करने पर 45 हो रहा है, माइनस करने में 4 आ रहा है, ये दिया हुआ है। अब उन दोनों संख्याएं, जो संख्याएं हैं 9 और 5 है, उनका वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, उनका योगफल मतलब सम मतलब जोड़ कितना है, 106। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए समझ में आया, कितने बच्चों का सही था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये बहुत बार हम लोगों ने रिपीट कर रखा है, बताया भी है सर ने कि राष्ट्रपति की किससे होती है, उपराष्ट्रपति की किससे होती है, राज्य में राज्यपाल की किससे होती है, किस अनुच्छेद से। ठीक है, संविधान 153 अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के तहत। और राष्ट्रपति की अनुच्छेद 53 55 53 54 में शपथ ली जाती है। ठीक है, हाँ, अभी आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नई शिक्षा नीति जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, वो लागू करने वाला देश का पहला राज्य। यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में नॉट श्योरिटी, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है, कोई ऐसे बुक में नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, गूगल या अदर्स, उसमें हम सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोई वो नहीं है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा। तो हमने सर्च करने की कोशिश की, कहीं पे उत्तराखंड को शो कर रहा है, कहीं पे कर्नाटक को कर रहा है। कर्नाटक 2021 में कर्नाटक में किया था। ठीक है, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू इस पे हम लोग उत्तराखंड को हम पहला मानेंगे अभी। ठीक है, 12 जुलाई रिसेंटली अभी जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। ठीक है,
और जो नई शिक्षा नीति लागू कब हुई थी? मतलब यस 29 जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की थी। और अगर हम इससे पहले की बात करें, जो पुरानी अभी तक हम जो शिक्षा पढ़ रहे थे, हम लोगों ने एजुकेशन ली, वो कौन सी शिक्षा नीति के तहत था, कब हुआ था? जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी, उसको रिप्लेस करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट किया गया। और धीरे धीरे हर राज्य अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया। और इस एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल जो रोजगार है, मतलब शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग देने की ज्यादा कोशिश की गई है। वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, ज्यादा किताबी ज्ञान पे नहीं, व्यवसायिक उस पे ज्यादा फोकस किया गया है। बच्चे के ऊपर एज ए बर्डन नहीं है कि अगर वो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको नॉट मैंडेटरी टू मतलब पढ़ना ही है पीसीएम के अंदर, जरूरी नहीं है। वो अगर मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स के साथ साथ वो ज्योग्राफी अगर उसको अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी ले सकता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये हर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। कभी इसके उसमें विस्तार से बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन एनईपी क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पोजीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर हर्षवर्धन। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए मनसुख मंडाविया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन्होंने हर्षवर्धन को रिप्लेस किया था, उससे पहले हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। इस बार मनसुख मंडाविया। जो अश्विनी वैष्णव है वो आपके रेलवे मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? पेट्रोलियम मंत्री हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन अभी कैबिनेट मंत्री हो, ठीक है, पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है। तो मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 मार्च, 11 जुलाई, 11 अगस्त और 11 जनवरी। एग्जैक्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12वें का 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी हैव टू सेलिब्रेट ऑन 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? क्यों मनाया 11 जुलाई को, क्यों मनाया जाता है? व्हाट द रीजन बिहाइंड? क्या कारण है? क्योंकि कोई भी चीज हम मनाते तो उसके पीछे कारण है ना। जैसे 15 अगस्त को मनाते तो इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, गुलामी से आजाद हुआ था, इसलिए हम लोग उसको इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ऐसी हर चीज को मनाने का कोई ना कोई औचित्य है, कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। उस दिन कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट हुआ था, इसलिए मनाते हैं। तो 11 जुलाई 1987 को जो पृथ्वी, जो देश, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 5 बिलियन हुई थी। कितनी हुई थी? 5 बिलियन। और अभी रिसेंटली पूरी पृथ्वी की जो हमारी संसार की जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन हो चुकी है। कितनी? 8 बिलियन। वेलकम टू 8 बिलियन। अभी रिसेंटली गूगल में आया भी होगा, आई थिंक, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, ठीक है। गूगल ने वो लगाया था, क्या बोलते हैं उसको, डूडल, आई डोंट नो अबाउट दैट, उसको कुछ है, ठीक है। तो विश्व की जो जनसंख्या अभी प्रेजेंट में 8 बिलियन है, बट 11 जुलाई 1987 को जो जनसंख्या हुई थी 5 बिलियन हुई थी, तभी से इसको 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसलिए सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हम पूरी आबादी हमारी इतनी हो गई पूरी पृथ्वी में, इसलिए, ठीक है। यस। नेक्स्ट है नेपाल का राष्ट्रीय खेल। देखिए नेपाल इज अवर नेबरिंग कंट्री, हमारा पड़ोसी देश है, तो इसलिए थोड़ा सा उससे रिलेटेड दिया गया। मे भी पूछ सकते हैं, बट नहीं भी, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई नेशनल गेम किसी कंट्री का पूछा जा सकता है, तो थोड़ा जो मेन है हमें पता होने चाहिए, हमें ठीक है। नेपाल हॉकी, फुटबॉल, कराटे, वॉलीबॉल। एग्जैक्टली राइट आंसर, वॉलीबॉल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और जो मोनाल हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, नेपाल का नेशनल बर्ड है, ठीक है। हाँ, तो हमें सब पता होना चाहिए। बांग्लादेश की कबड्डी है, पाकिस्तान की भी हॉकी है, ठीक है। हाँ, स्पेन का बुल फाइटिंग वगैरह ज्यादा, स्पेन का ज्यादा रहता है आप लोग को, जो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सर्वसहमति से एक ही राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। निशानेबाजी व तीरंदाजी के परिसर को क्या कहते हैं? जहां पर खेला जाता है ये गेम, ठीक है, उसके परिसर को क्या कहते हैं? क्योंकि हर गेम का जहां पर खेला जाता है उसको कुछ ना कुछ कहते हैं। जैसे क्रिकेट का पिच में खेला जाता है क्रिकेट, ठीक है, तो ऐसे ही मैट, रेंज, डायमंड या बोर्ड? डेफिनेटली रेंज, क्योंकि हम तीरंदाजी करते हैं उस रेंज में मारते हैं, ठीक है, ठीक है। मैट में खेला जाता है आपका कराटे और ताइक्वांडो, जो पहला ऑप्शन है। रेंज आपका तीरंदाजी हो गया, जो जिसको हम बात कर रहे हैं। डायमंड होता है बेसबॉल में, बेसबॉल के जो परिसर को क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। और बोर्ड, जिसमें हम टेबल टेनिस खेलते हैं, बोर्ड और कैरम, दो चीजों का, ठीक है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन। उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अलग अलग जनजातियां रहती हैं, बट सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं? जौनसारी हैं, भोटिया हैं, बोक्सा हैं या थारू हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी थारू इज द करेक्ट आंसर। जितना भी रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज या ये वाला जो एरिया है और यूपी के कुछ बॉर्डर वाले एरिया, सब में थारू की जनजाति, जो थारू जनजाति है उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उत्तराखंड में थारू। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? नकुचिया ताल, नैनीताल, द्रोण सागर या भीमताल? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नकुचिया ताल। अगर आप जब भीमताल से 2 किलोमीटर बाएं की ओर आगे जाएंगे, नकुचिया ताल, भीमताल से थोड़ा सा बगल में 1-2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद नॉर्थ हल्द्वानी को, लेफ्ट साइड को नकुचिया ताल आता है, ठीक है। वहां पे ये सबसे ज्यादा गहरा ताल है, नकुचिया ताल। नैनीताल आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में? डेफिनेटली केदारनाथ में। रिसेंटली अगर लास्ट 1 ईयर बैक की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे जो उनकी प्रतिमा है आदि गुरु शंकराचार्य की, उसका अनावरण किया था, उसके उद्घाटन किया था, ठीक है। बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। अगर आपने न्यूज के माध्यम से देखा होगा, आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ, सॉरी, केदारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? लास्ट संडे को हमने उत्तराखंड में किस शासन को, या कुमाऊं, इसमें किस शासन को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो उसमें कत्यूरी वंश उसमें लर्न किया था। इस बार कह रहे हैं कि गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक? फतेहपति शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह या ललित शाह? किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल का मतलब उनके काल में सही कार्य हुए होंगे, जनता को परेशानी नहीं होगी, जो भी चीजें हैं स्मूथली चली होंगी, तो उसको स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फतेहपति शाह 1655 से 1715, ठीक है, उनके कार्यकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1655 टू 1715। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आज के संडे का। किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? आज तक अभी हम सास बहू का खेत के बारे में डिस्कस किया था, जो बागेश्वर के बिलोना में है। आप लोग को लास्ट कुछ संडे पहले बताया था सास बहू का खेत, ठीक है, उसके पीछे क्या कहानी थी सब बताया था प्रीवियस वीडियो में। आज है सास बहू वाली नदी, अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी भिलंगना, सरयू और काली। तो कौन सा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डेफिनेटली अलकनंदा और भागीरथी। अब क्यों कहा जाता है सास बहू? क्योंकि पहले से मान्यता है कि सास को थोड़ा सा तेज माना जाता था इन कंपेरिजन टू बहू, अगर हम प्रीवियस कुछ समय की बात करें, ठीक है। तो क्या है, भागीरथी क्या है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हलचल करते हुए आती है, बहुत ज्यादा नॉइस करते हुए बहती है इन कंपेरिजन टू अलकनंदा, ठीक है। जब अलकनंदा तो बहुत शांत स्वभाव के होते हुए बहती है, चाहे कर्णप्रयाग से, या कर्णप्रयाग के बाद आपका रुद्रप्रयाग है, अलग अलग है। जब ये देवप्रयाग में भागीरथी से मिलते हैं, भागीरथी बहुत क्या करते हैं,
जोर शोरों से आती है, मतलब कहने का मतलब है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भागीरथी जो सांस है वो बहू से मिलती है, तो उसके बाद जब देवप्रयाग के बाद आगे को गंगा कहलाती है, तो दोनों ही शांत हो जाते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई ज्यादा वो है, अगर कोई अच्छे व्यक्ति के साथ वो होता है, तो उसको उसके उसमें भी क्या आ जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं, कहने का मतलब है। इसलिए उसको भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू का दर्जा दिया गया है, ठीक है। बट आजकल वर्तमान में ऐसा नहीं है, आजकल बहुएं क्या हो जाती है और सास शांत हो जाती है ना, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ पहले से होता था, मतलब ये हमारे समाज का है कि किसी को शादी करेंगे तो सास कैसे मिलेगी, कोई ज्यादा परेशान करने वाली या ज्यादा वो तो नहीं मिलेगी। बट आजकल शादी होती है तो बहू कैसे मिलेगी कहते हैं ना, हाँ ठीक मिलेगी नहीं मिलेगी ना। तो ये पहले से सास से परेशान होते थे, आजकल किससे, बहू से। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा और भागीरथी। चलिए नेक्स्ट है, विश्व योग राजधानी के नाम से जाना जाता है देहरादून को, मसूरी को, हरिद्वार को और ऋषिकेश को। और सभी लोग जानते हैं ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश, हरिद्वार, बिल्कुल जब पहाड़ों का लास्ट है, यहाँ से मैदानी एरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज है, सबसे ज्यादा ऋषिकेश में ही की जाती है। चाहे कायाकिंग हो या आपका रिवर राफ्टिंग हो या बंजी जंपिंग हो या कितने भी प्रकार के मेडिटेशन हो, कोई भी प्रकार का, तो ऋषिकेश को योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। यस, पूरे विश्व के लोग यहाँ पे योग साधना ध्यान लगाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है। ऑलरेडी वी नो अबाउट दैट, स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड। हाँ कश्मीर, पिथौरा वो है, पिथौरागढ़ और स्विट्जरलैंड और कौसानी को बोला जाता है। बट यहाँ पर क्या, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है। बुग्याल आपको पता है घास के मैदान को कहा जाता है, ठीक है, हिमालय के इसमें। वेदनी बुग्याल, ओली, द्यारा या चोपता। चोपता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता को। हाँ ठीक है। इसकी जो हाइट है 2900 मीटर, 2900 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है, चोपता। यहीं पे आपका जो इससे आगे तुंगनाथ की ओर या रुद्रप्रयाग में वो है ना चोपता। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। वैसे तो 27वां राज्य है टोटल, जब बना था 27वां राज्य। अब यहाँ पर करेगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, 27वां, 23वां, 21वां, 20वां, डेफिनेटली 20, 20वां नंबर है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है। इससे 19 राज्य हमसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं, ठीक है, और हमसे कम वाले 8। 20वां अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र है। अब हमें सब पता है, पुष्प क्या है, यहाँ का क्या कहते हैं, सारी चीजें, वृक्ष क्या है, सब पता है हमें। अब यहाँ पर है वाद्य यंत्र, ठीक है, हुड़का, दमोह, ढोल या मसकबीन। ढोल इज द करेक्ट आंसर। ढोल उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में एसडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी। एसडीआरएफ सभी लोगों को पता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। जब भी डिजास्टर होता है, ठीक है, उसकी फोर्स अलग ही गठित की गई। कब की गई, 12 जुलाई 2010, 12 जुलाई 2012, 12 जुलाई 2013, 12 जुलाई 2014। 12 जुलाई 2013। इसके पीछे भी रीजन है, कोई भी चीजें होती हैं उसके बाद ही उसका फॉर्मेशन किया जाता है। आपको पता है 2013 में 13 और 14 जून को क्या आया था, केदारनाथ की आपदा आई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कभी इस तरह की चीजें होती हैं तो हमारे पास फोर्स होनी चाहिए। तो इसलिए एसडीआरएफ की क्या की गई, गठन किया गया, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की।
और हर जिले में एसडीआरएफ के जो जवान है वो तैनात होते हैं। जैसे आप पुलिस में भर्ती होंगे, कई लोग एसडीआरएफ में भी जाते हैं। उनका काम है जैसे कोई कहीं पर भी आपदा आ गई वहां पर हेल्प करना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे नदी पार किया जाता है, कैसे गोताखोर किया जाता है नदी में, कैसे वो किया जाता है, हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान कम हो। ठीक है, तो एसडीआरएफ वैसे नेशनल लेवल पे क्या होती है, एनडीआरएफ नेशनल, ये स्टेट है वो नेशनल हो गया एनडीआरएफ। ठीक है, हाँ, तो जैसे आपको हर चीज क्या होती है, जब कोई चीजें हो जाती हैं, जैसे यूएन की स्थापना क्यों हुई 24 अक्टूबर 1945, क्योंकि 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का अटैक किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध का जब एंड हुआ था। तो ऐसे ही कुछ ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो विश्व में, कोई परमाणु बम का यूज ना करे, ऐसे युद्ध की वो ना हो, तो उसके बाद क्या किया, 24 अक्टूबर 1945 को एक ऐसे संगठन की भी स्थापना की गई जिसमें सभी देश वो हैं और बिना उसके परमिशन के इस प्रकार की चीजें ना हो। ठीक है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य फल है घिंगारू, बेड़ू, हिसालू, काफल। काफल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, काफल। ठीक है, घिंगारू आप लोग जानते हैं, शायद कई बच्चों नहीं भी जानते होंगे, सुना है आप लोगों ने घिंगारू का नाम? हाँ, बेड़ू, ठीक है, हिसालू भी खाए होंगे, काफल। ठीक है, बट काफल इज द राज्य का फल है। ठीक है, जैसे नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया पंपकिन, कद्दू है, ऐसे हर राज्य का अलग अलग है, हर राज्य का नृत्य अलग है, सॉन्ग अलग है, पेड़ अलग है, पक्षी अलग है। यहाँ पर राज्य का फल है काफल। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? फेमस यात्रा है, आपको पता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, लिमिटेड लोग ही वहां पर रजिस्ट्रेशन मेडिकल के बाद उस यात्रा को पूरा आगे के लिए जाते हैं। अब वो कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं? माना, नीति, लिपुलेख, बाराहोती। एग्जैक्टली राइट आंसर लिपुलेख। लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा निकलती है। ठीक है, गुजरती है। नेक्स्ट है, फेमस जो धाम है बद्रीनाथ धाम में किस भगवान की पूजा की जाती है? भगवान शिव की, गणेश की, इंद्र की या विष्णु की? एग्जैक्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विष्णु की। शिव की कहां की जाती है? केदारनाथ में। ठीक, बद्रीनाथ, यस। 29 क्वेश्चन। अभी एक मिनट कंफ्यूज होने से ऐसा भी हो जाता है। यस सर, क्योंकि मैं सुनिए। गया था वहाँ, है ना, लेकिन वो बद्रीनाथ केदारनाथ में सोच रहा हूँ कि ये क्या है, केदारनाथ लिखा है, मैं तो होता तो शिव लिखता। कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसी जो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे को पूरा अच्छी प्रकार पता है, लेकिन मैंने पढ़ते पढ़ते देखा, मैंने उसको क्या पढ़ा, केदारनाथ, मतलब जल्दीबाजी में उसका आंसर में क्या करने वाला था, शिव। तो बहुत बार ऐसी गलती हो जाती जल्दबाजी में कि हमें आ रहा है, है। हाँ सर का कहने का हमें आ रहा है, हमारे ध्यान में केदारनाथ शिव, केदारनाथ शिव। लेकिन अब ये इतने में जल्दबाजी में पड़ा और चलिए, तो भगवान विष्णु की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा है, ठीक है, जहां पे एमएलए चुन के जाते हैं, जैसे संसद होती है, लोकसभा होती है, वैसे ही राज्य में विधानसभा विधान परिषद होती है। ठीक है, तो उसके जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हरिवंश कपूर, प्रकाश पंत, प्रेमचंद्र अग्रवाल या यशपाल आर्या? एग्जैक्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश पंत उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम है उसका, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहां है? रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा। कुमाऊं मंडल, 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल, तो उसका मुख्यालय कहां है? रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा। नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही गढ़वाल मंडल का कहां है? पौड़ी। पौड़ी इज द करेक्ट आंसर। गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो क्या है? वो पौड़ी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक बहुत सारे से नई चीजें सीखने को मिली होंगी, आपस में डिस्कस के
नए मेथड सीखने को मिले। हर बच्चे का जो IQ लेवल है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर कोई स्पेशल ऐसी कोई पेड क्लास है नहीं। तो हम लोग जो भी चीजें हैं आपस में डिस्कस करते हैं और नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो संडे को केवल एक ओवरव्यू लेने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए, आपको टच में रखने के लिए हम लोग विगत 5 सालों से जो फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ संडे को क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम की तैयारी आपको कराते हैं। ठीक है, तो जो आगामी आने वाली जो भर्तियां हैं उनके लिए आपको अभी से शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपना अच्छे से दीजिए, अपने आप को फिट रखिए, कोई भी नुकसान ना हो इस बीच में, क्योंकि लगभग 1 महीना रह गया आपका जो भर्ती है रानीखेत में, उसका लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ ही ट्रेनिंग हो पाएगी। उसके बाद 2-4 दिन पहले क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि कोई भी मेजर कैजुअलिटी ना हो, आप लोग को कोई नुकसान ना हो, जो कि रिकवरी का समय ना मिले। तो इसलिए आप लोग अपने आप को फिट रखें, हेल्दी न्यूट्रिशन लें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, कि क्या मुझे खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। केवल फास्ट फूड या जो पैक्ड बेकरी आइटम्स होते हैं उस पर डिपेंड मत रहिए। भले ही बड़ा कोई खाना नहीं खा रहा, केवल सलाद सैलेड खा लीजिए, 2-3 प्रकार का सैलेड खा लीजिए, मूली खा लीजिए या गाजर खा लीजिए, कुकुम्बर खा लीजिए, अनियन खा लीजिए, टमाटर खा लीजिए, कोई मिक्स करके सारी चीजें, भले ही कोई अदर चीज इनकम। अगर फास्ट फूड खाने के बजाय ऐसी चीजें खाएंगे तो आपका जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और स्टेमिना बढ़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।